कैप 6 लेक्चर 67 स्टार्ट करते हैं। अगले सफ़े पे आ जाए, पेज 141 पे। ये एग्जांपल 4 हमने की थी। एग्जांपल 4 में मुझे बताएं एसेट कब खरीदा था? यकम मार्च 2013 को। वहाँ तक कवर हो रहा है। यकम मार्च 13 को खरीदा था। कितने महीने इस्तेमाल हुआ था? 4 महीने। लेकिन हमने कहा था 4 महीने नहीं, 122 दिन। अच्छा, अब एक काम करें, ये क्या है? 3 लाख डिवाइडेड बाई 6। अमोर्टाइजेशन फॉर 1 ईयर। अमोर्टाइजेशन फॉर 1 ईयर। फिर आगे उसको हमने कर दिया था तो 4 महीने की निकल आई थी। तो अब जब लॉ मेकर एक फॉर्मूला देने लगा है, कहते हैं इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी। हालांकि कैलकुलेशन आसान है, लेकिन कहते हैं ए इंटू बी ओवर सी। चलें जी, ऊपर आ जाए, लॉ की प्रोविजन पढ़ें। पहले इसे नोट कर लें, ए इंटू बी ओवर सी। जी, ऊपर आ जाए। सबसेक्शन 6, इफ एन इंटेंजिबल इज नॉट यूज्ड फॉर होल ऑफ द टैक्स ईयर। कितने महीने इस्तेमाल हुआ है? होल ऑफ द टैक्स ईयर यूज हुए या 4 महीने? 4 महीने। द डिडक्शन शेल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। खर्चा ऐसे निकाला जाएगा, a इंटू बी ओवर सी, वेयर a इज द अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन कैसे आई थी? 6 लाख था 3 लाख? 3 लाख डिवाइडेड बाय, हाँ, 3 लाख डिवाइडेड बाय 6। b इज द नंबर ऑफ डेज इन द टैक्स ईयर इंटेंजिबल इज यूज्ड। ये आ गया 122। एंड c इज द नंबर ऑफ डेज इन द टैक्स ईयर। ये आ गया 365। तो अमोर्टाइजेशन इंटू 4/12 नहीं करना, अमोर्टाइजेशन इंटू 122 डिवाइडेड बाय 365 करना। अमोर्टाइजेशन आई थी 3 लाख डिवाइड बाय 6 करके। एग्जाम्पल कौन सी है ये? 4। एग्जाम्पल 4 लिख लें। अच्छा जी, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग सुने कि गेन लॉस की डिस्कशन मैं बाद में करता हूं। इंटेंजिबल बेचने के साल अमोर्टाइज नहीं करना। खरीदने के साल तो 122 डिवाइड बाय 365 किया आपने, बेचने के साल अमोर्टाइज नहीं करना। ये बात जरा पढ़ लें। ऑन डिस्पोजल ऑफ एन इंटेंजिबल नो अमोर्टाइजेशन शेल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। बेचने के साल अमोर्टाइज नहीं करना। अच्छा, बोले महंगा बिका तो गेन आएगा, सस्ता बिका तो लॉस आएगा। इफ द कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन WDV, सोचें गेन आएगा या लॉस? इफ द कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन WDV, गेन आएगा। द एक्सेस शेल बी चार्जेबल, यानी गेन आ जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। बट अगर उल्टी बात हो, इफ द कंसिडरेशन इज लेस देन WDV, यानी सस्ता बिका, कंसिडरेशन इज लेस देन WDV, सस्ता बिका, तो फिर इसको क्या कहेंगे? लॉस। ये बात पढ़ी हुई है हमने पहले, वो सेक्शन 22 में पढ़ी हुई है। ओके, चलें जी। एग्जाम्पल 4 हमने कर ली थी कल, 5 पे आ जाए। अच्छा, पहले मुझे ये बता दें, एग्जाम्पल 4 में हमने बाय कब किया था? और सवाल ने कितने साल की अमोर्टाइजेशन मांगी थी? 30/13, 30/14 और 30/15। 30/15 तक अमोर्टाइज हो चुका था। Continuing from example 4, अली disposed of on यकम सितंबर 15, यानी टैक्स ईयर 16। ऐसा ही है। तो टैक्स ईयर 16 में बिक गया। कब तक अमोर्टाइज हो चुका है? जल्दी बताएं, कब तक अमोर्टाइज हो चुका है? 30/15 तक। 16 के साल में बिक गया तो नो अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ। अब हमने बेचने के साल में सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है? गेन या लॉस? बोलें जी, कितने का बेचा? 1 लाख। इट इज माय WDV रेडीली अवेलेबल है या निकालनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। एग्जाम्पल 4 में जाएं, कितने का खरीदा था? देखें ये 3 लाख का। एग्जाम्पल 4 में जाएं, कितना अमोर्टाइज हो चुका है? कैलकुलेटर पकड़ें, कॉस्ट में से माइनस करें अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, ताकि टैक्स रूल्स के मुताबिक WDV निकल आए। कैलकुलेटर नहीं पकड़ना तो जाएं, उठें क्लास से, जगह दे दें जिसने जाना है। पकड़ें कैलकुलेटर, कॉस्ट में से माइनस करें अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन 18
3288। बोले 170 वाली चीज, सॉरी 183288 वाली चीज कितने की बिक गई? तो हमें गेन आया या लॉस आया? कितना? 13288 का लॉस आ गया। क्लियर? अच्छा, डब्ल्यूडीवी इतनी मेहनत करके क्यों निकालनी पड़ी है? कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है ना। तो डब्ल्यूडीवी मेथड हो रहा था तो डब्ल्यूडीवी पड़ी होती थी, कॉस्ट माइनस डब्ल्यूडीवी पड़ी होती थी, वहां से उठा लेते थे। यहाँ पड़ी हुई है डब्ल्यूडीवी या डेप्रिसिएशंस पड़ी हुई है, तो इसलिए वो डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत करके निकालनी पड़ेगी, लेकिन काम आसान है। चलें जी, ऊपर आ जाएं। ऊपर जाने की तैयारी रखा करें हर वक्त। पॉइंट 9 में आए। पॉइंट 9, WDV at the time of disposal shall be calculated as follows। हंसना नहीं है, WDV निकालने का तरीका बता रहा है। द कॉस्ट, बोले द कॉस्ट, वो जो इधर बोलता था लड़का, वो किधर? द कॉस्ट लेस टोटल अमोर्टाइजेशन। फॉर्मूला चेक करें आप WDV का। फॉर्मूला क्या जबरदस्त फॉर्मूला आ रहा है आज। द कॉस्ट लेस टोटल को अकाउंटिंग के टीचर जहन में लेके आए हैं, ले आए जहन में? हाँ, टोटल को वो क्या कहते थे अकाउंटिंग के टीचर? अकामुलेटेड। तो कॉस्ट में से अगर अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें, हर गाय बताए व्हाट यू विल गेट? WDV। तो देखें, WDV इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द इंटेंजिबल लेस टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शंस अलाउड टू द पर्सन ऑन इंटेंजिबल। जितनी आपको अमोर्टाइजेशन माइनस करने की इजाजत मिली है वो माइनस कर लें कॉस्ट में से, ताकि आपकी WDV बाहर आ जाए। अच्छा, ये सिनेरियो कौन सा था? एसेट इज होली यूज फॉर बिजनेस। ये एसेट पूरा बिजनेस में यूज हो रहा था, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ था थोड़ा सा बिजनेस में यूज हो रहा है, थोड़ा किसी और सिनेरियो में। बहरहाल मोहतरम, ये हमारी एग्जांपल 5 हो गई। यहाँ पे बड़े कॉन्फिडेंस से लिख लें एग्जांपल 5। हिम्मत करके बुक्स नहीं लेनी है आपने। अच्छा जी, जिनके पास नहीं है, ओके, अगले सफ़े पे आए। कौन सी एग्जांपल है? 6। कैलकुलेटर पकड़ लें, किताब की तरफ देखना मना है, उस पर तो सोल्यूशन भी दिया हुआ है, इसलिए किताब की तरफ देखना मना है फर्दर ऑर्डर्स तक। चलें जी, पढ़ें एग्जांपल 6। मोबाइल निकाल लें, कैलकुलेटर नहीं है तो। मिस्टर 7, आप क्या नाम रखे हैं? ने हैज परचेज द सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग ₹3 लाख ऑन 1 मार्च 2013। Its life is 6 years. It is used 60% in business. Calculate amortization for first 3 years. करें जी, कॉस्ट बताएं। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6, ये फैक्टर कितने अरसे की डेप्रिसिएशन दे देगा? 1 साल की। इसको मल्टीप्लाई करें 122 डिवाइडेड बाय 365, यानी 4/12 नहीं करना, 122 डिवाइड बाय 365। ये फैक्टर कितने महीने की डेप्रिसिएशन दे देगा? 4 महीने की। उसको मल्टीप्लाई करें एक और फैक्टर से 60%। जब ये कर देंगे तो ये कितने अरसे की अमोर्टाइजेशन आ जाएगी? ये 4 महीने की 60% अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 साल की अमोर्टाइजेशन दे देगा। जब 122 वाली करेंगे तो फिर ये 4 महीने की दे देगा, फिर 60% करेंगे तो ये बिजनेस यूज वाली अमोर्टाइजेशन दे देगा। बताएं क्या जवाब आ रहा है? 1002.7। नहीं, अच्छा जी, आगे चलें। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 60%। ऐसा ही है, हर गाय बताए ऐसा ही है, मल्टीप्लाइड बाय क्यों 122 क्यों नहीं करना? पूरा साल बिजनेस में जी कितना? 30,000। आगे चलें 2015। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू जी फरमाएं 30,000। चलें जी, अगला काम मुझे क्या करना है बताएं एग्जांपल 7 में। कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 6 ऑन 1 सितंबर 15, यानी टैक्स ईयर कौन सा? 16। इट इज जा बेच दिया फॉर 170,000। बोलें जी, कॉन्सिडरेशन 170,000। WDV हिम्मत करके निकलवाएं। कॉस्ट बोलें 3 लाख। अमोर्टाइजेशन किताब की तरफ नहीं देखना, 100।
माइनस 30,000 माइनस 30,000 क्लियर. Cost minus accumulated amortization will give me WDV. But please hold, pause. ये देखिएगा, फील हो रहा है? क्या फील हो रहा है? नीचे नहीं जा रहे. प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऊपर जा रहे हैं. Where an intangible is not wholly used to derive income, WDV equals to the cost less amortization. धमाका होने लगे. That would be allowed if intangible was wholly used. If intangible was wholly used. Feel करें. If intangible was wholly used. Feel if intangible was wholly used. हालांकि wholly use नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने क्या एज्यूम करना है? wholly use हो रहा. ठीक है. तो ये तो फिर अजीब सी बातें, कुछ तो हमें आदत पड़ गई भी है. अजीब सी बातें तो इंटेंजिबल्स नहीं, टेंजिबल्स में 4 दफा की थी. चलें यार, एज्यूम करते हैं इंटेंजिबल होली यूज हो रहा है. तो फिर तो एक काम करना पड़ेगा. एक छोटी सी वर्किंग मैं आपके सामने करने लगा हूं. इफ होली यूज, अगर होली यूज होता तो 13 में, 14 में और 15 में अमोर्टाइजेशन आती 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 365. लेकिन हम फैक्टर ना लगाते 60% वाला. जी बताएं. 16712. 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 50,000. 3 लाख हो गया पूरा? नहीं, एक जीरो डालना पड़ेगा. डिवाइड बाय 6 जी कितना? 50,000. क्लियर. अब क्या करेंगे? खाटो बोले. खाटो खाटो. ये तो कौन सी अमोर्टाइजेशन है? 60% वाली. लेकिन हमने कौन सी वाली लेनी है? 100% वाली. तो अब 100% वाली अमोर्टाइजेशन लिखना शुरू करेंगे हम. 100% वाली अमोर्टाइजेशन 16712 को ग्रीन सिग्नल दे दें, 50,000 को ग्रीन सिग्नल दे दें, 50,000 को ग्रीन सिग्नल दे दें. और अब बोलें बीवी कितनी आ रही है? बोलें 288. अब आप बताएं गेन आ रहा है या लॉस? 13288. तो ऐसे इंटेंजिबल को आपने एज्यूम क्या करना है कि सारा किसमें यूज हो रहा था? हाँ, ये बात याद रखिएगा, अमोर्टाइजेशन तो यही रिकॉर्ड करेंगे तीनों सालों में, लेकिन बेचने के साल में एज्यूम करेंगे सारा किसमें यूज हो रहा था? बिजनेस में. तो इसलिए 100% अमोर्टाइजेशन माइनस की है या 60%? 100%. तो सॉल्यूशन पे क्या करना पड़ेगा फिर? सॉल्यूशन तो इसी तरह हुआ है, लेकिन ये हमें अमोर्टाइजेशन दोबारा क्यों निकालनी पड़ी है सॉल्यूशन में? क्योंकि हमने 60% वाली निकाली हुई थी, हमें कौन सी चाहिए थी? 100%. सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन में ये करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में हम इसके साथ लिख देते हैं 10027 और काट देते हैं फिर 30,000. और ये तो हमारा दिल चाह रहा था ना, हमारे दिल के ऊपर आपने कट मार दिया. तो इनको काट दें. 10027 30,000 30,000. सर ये इसका जो आ रहा है टैक्स बेसिस और डब्ल्यूडी पर It seems that you are studying Cap 7. Is it so? अच्छा, चलें जी वापस आ जाएं जिथे भी. इसकी एग्जांपल कौन सी बन जाएगी? एग्जांपल 7. इस नहीं 7 बनेगी ना. बेचने की बात कर रहा हूँ. बेचने की 7 बनेगी. अगर आपने 6 लिखनी है ना तो 6 इधर लिखेंगे. फिर आप देखें इधर 6 अगर आपने लिखनी है तो 6 यहां लिखेंगे. 6 where intangible is used partly in deriving income from business and partly for another use, the amortization will be allowed on proportionate base. ये एग्जांपल 6 है. फिर बेचने के बगैर WDV कैसे निकालनी है? वो एग्जांपल 7 है.
क्रॉस रेफरेंसिंग कर लिया करें। अच्छा जी, द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल शैल बी डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन, वो फिर देखेंगे कभी सेक्शन आएगा, वो टाइम भी आ ही जाएगा। जब आप पहली दूसरी क्लास में आए थे तो आपको बताया गया था हेड्स ऑफ इनकम होते हैं सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। तो आप सोच रहे होंगे अच्छा बिजनेस में होगा, कोई प्रॉफिट निकलेगा, टैक्स निकल आएगा, तो बिजनेस का चैप्टर ये भी जान नहीं छोड़ा। अच्छा जी आगे चलें, लेकिन आसान आसान है सारा। आ जाए भाई पेज 142 पे, हिम्मत करें, सेक्शन 25 पंजी। अच्छा, बिजनेस शुरू करने से पहले अगर आपने कोई खर्चा किया ना, जैसे कि फिजिबिलिटी स्टडी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सैंपल्स, मॉडल्स, जैसे ट्रायल रन एक्टिविटीज, तो अकाउंटिंग वाले तो शायद इसको पीपी की कॉस्ट में ऐड करते हैं या पता नहीं क्या करते हैं। टैक्स वाले कहते हैं नहीं भाई, अगर आपने बिजनेस शुरू से पहले, ये करने से पहले आपने 3 खर्चे किए हैं ना, तो इनका नाम होगा प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। इनके साथ सुलूक क्या करना है वो जरा आपने देखना है, इनके साथ सुलूक क्या करना है। भाई अगर आप बिजनेस शुरू करने से पहले 200 का प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं बिजनेस शुरू करने से पहले, तो देखिएगा आपने करना क्या है। आपने इसको 1 2 3 4 5, आपने इसको 5 साल पे अमोर्टाइज कर देना है। कैलकुलेटर पकड़े बगैर ये 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, कैलकुलेटर पकड़े बगैर बताएं 200 को 5 साल पे तकसीम करूं तो हर साल कितना अमोर्टाइज करेंगे? 40। तो पहले साल की अमोर्टाइजेशन बोलें, दूसरे साल की, तीसरे साल की 40, चौथे साल की 40, पांचवें साल की अमोर्टाइजेशन भी 40 आ गई, और अगर छठा साल भी मैं लाऊं तो ऑब्वियसली फुल्ली अमोर्टाइज हो चुका है। अब आप इसकी जान लेंगे क्या? इसको फर्दर अमोर्टाइज नहीं करेंगे। तो इनटेंजिबल्स और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा फर्क समझिएगा मोबाइल वाले भाई। इनटेंजिबल्स और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में ये फर्क है कि इनटेंजिबल्स में ऑर्गेनाइजेशन उसकी लाइफ खुद मालूम करती है कि सॉफ्टवेयर 12 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, फिर उस पर अमोर्टाइज करती है। लेकिन प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं छोड़ा लॉ मेकर ने। लॉ मेकर ने रूल बना दिया कि पूरे पाकिस्तान में जो मर्जी बंदा बिजनेस शुरू करने से पहले खर्चा करे, उस खर्चे को फौरन खर्चे में नहीं डालना, उसको 5 साल में आहिस्ता आहिस्ता करके खर्चे में डाल देना है। तो नोट डाउन, फिर उसके बाद हम करते हैं। ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को एक तरह का कॉस्ट समझ लें, ये टोटल कॉस्ट है और इसको 5 सालों पे हमने अमोर्टाइज कर दिया है। होली 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 होली, आहिस्ता 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 5 पूरे हो गए। भाई H2O डालो। चलें बैठ जाए। क्या ही बात हो, 7 वाला रोजाना आ जाया करें। चैप्टर 13 कितने लोगों ने पढ़ लिया हुआ है? चैप्टर 13 हाथ खड़ा करें। और कितने लोगों का भी रहता है? अच्छा भाई, ये चैप्टर 13 का बड़ा जबरदस्त आज न्यूमेरिकल आया। टेस्ट कितने लोगों ने दे दिया? कितने लोगों ने देना है अभी? वेल डन। तो देखे जाएगा, चैप्टर 13 का बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है उसमें, एग्रीकल्चर का। चलें जी आगे। ये संडे भी आ गया, फिर भी आप लोगों ने पता नहीं क्या किस धुन में हैं, क्या जिंदगी के मकासद हैं और क्या हो। अच्छा जी, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर बार बार आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी तनबीह की जा रही थी, ईद के दिनों में भी आपको हिलाया जलाया गया था, बट चलें मर्जी आपकी। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनका, कोई मैसेज देख के कुछ करना शुरू कर देते थे, पढ़ के जल्दी जल्दी कवर करें। कोई ढीठ, कोई हाथ नहीं खड़ा करना। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, होली एंड एक्सक्लूसिवली इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब है ये 3 मिसालें आपको दे रहा है वो। अच्छा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और सॉफ्टवेयर वगैरह भी तो बिजनेस से पहले ही खरीद लेते हैं लोग, इनके लिए तो अलग सेक्शन है ना, इनको तो यहां नहीं डालेंगे ना, इनके लिए तो अलग सेक्शन है। बिल्डिंग वगैरह आपने खरीदी है तो वो सेक्शन 22, सॉफ्टवेयर आपने खरीदा है तो सेक्शन 24, इनके लिए तो अलग सेक्शन है, इसलिए इनको इससे मिक्स नहीं करना प्लीज। तो ये देखें, इट शैल नॉट इंक्लूड, यानी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं होगा एनी एक्सपेंडिचर फॉर लैंड। लैंड हालांकि बिजनेस से पहले खरीदी है, लेकिन लैंड के लिए ये सेक्शन तो नहीं है ना। और वो एसेट जो डेप्रिशिएट होते हैं उनके लिए ये सेक्शन है या उनके लिए ये सेक्शन 22 है? सेक्शन 22 है। और वो जो एसेट अमोर्टाइज होते हैं उनके लिए ये सेक्शन है या सेक्शन 24 है? सेक्शन 24। तो बोलें कि इन एसेट्स पे ये सेक्शन नहीं लगता,
लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, इन चीजों पे ये सेक्शन नहीं लगता। अच्छा, पॉइंट 1, अ पर्सन से क्या मुराद है? बिजनेसमैन। अ बिजनेसमैन शेल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, कुछ बच्चे समझते हैं डिडक्शन का मतलब है पूरा खर्चे में डाल सकते हैं। नहीं 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 भाई, ये पॉइंट 1 और 2 को ना इकट्ठा करके पढ़ें। यानी पॉइंट देखें जरा व्हाइट बोर्ड पे, पॉइंट 1 और 2 को इकट्ठा करके पढ़ें। पॉइंट 1 में कह रहे हैं आपको अमोर्टाइज करने की इजाजत है, 2 में तरीका बता रहे हैं। A person shall be allowed a deduction for pre-commencement expenditure. It shall be amortized on straight line base at the rate of 20%. 20%? 5 years ही बनते हैं। तो कहते हैं 5 सालों पे आपने स्ट्रेट लाइन बेस पे से अमोर्टाइज कर देना। ये ना समझिएगा, पहले साल खर्चे में डाल देना। पॉइंट 3 तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़ लें इसको, कर लें टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शंस। टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शंस बताएं जी, समझ आ रहा है? एक जग में जितना पानी है उतना ही निकाला जा सकता है। टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शन अलाउड इन करंट एंड ऑल प्रीवियस ईयर शेल नॉट एक्सीड द प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस। शेल नॉट एक्सीड द प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस से मुराद है यहां 200। मैक्सिमम कितना अमोर्टाइज कर सकते हैं? 200। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, द टोटल amortization during current and all previous years shall not be greater than 200। क्लियर हो गया? The total amortization in current and all previous years shall not be greater than 200। वापस आ जाए, पॉइंट 4 ये तो नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, इसके लिए तो अलग क्लास ना रखनी पड़ जाए। पॉइंट 4, कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? कहां जाना है सबने? अभी कहां जा रहे हैं? ऊपर। छाता जा रहा है, छाता जा रहा है, छाता जा रहा है। इन रेयर सर्कमस्टांस टैक्स वाले कह सकते हैं if you do a specific feasibility study या if you prepare specific models or trial production activity, take full cost directly to expense। हो सकता है टैक्स वाले ये कह दें कि अगर आप कोई ऐसी फिजिबिलिटी कर दें जो बड़ी कमाल किस्म की है तो पूरे आपको 100% यानी 200 रुपया पूरा ही फिर खर्चे में चला जाएगा, फिर 200 आहिस्ता आहिस्ता करके अमोर्टाइज नहीं होगा। लेकिन ऐसा रेयर है, ना होने का चांस है, लेकिन टैक्स वाले खुश होकर कह सकते हैं आपको। चलें नोट करें। अब जरा देखिएगा साथ वाला इंग्लिश का लिखते हैं, इफ यू बाय अ स्पेसिफिक प्लांट की जगह देखिएगा, देखिएगा उसकी इंग्लिश ट्राई करें, खुद लिखें। कितने लोग वेट करेंगे कि दफा लिखवा देंगे साथ। इफ यू इनकर अ स्पेसिफिक प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस, अब तो लिख लें, इफ यू इनकर अ स्पेसिफिक प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस take full cost directly to expense। If you incur a specific pre-commencement expense, then take full cost directly to expense। रेयर सर्कमस्टांसेस में हो सकता है ऐसा कि टैक्स वाले कह दें, ये कहते कुत्ते कोई नहीं, लेकिन अगर कह कू दें तो फिर आप भी कर कर दीजिएगा। ओके ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है कि हम सोचें और फिर हमारी सोच से लिंक होकर उसी सफे पे पहुंच जाए। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं है, अच्छा ठीक, मैनुअली करना पड़ता है।
आ जाओ भाई वापस सेक्शन 25 पे थे। नो बोले, नो बोले, नो की नो, नो अमोर्टाइजेशन शेल बी अलाउड। जहां पूरी खर्चे को आपने पहले साल ही खर्चे में डाल दिया। इन द ईयर ऑफ इंक्रेंस से क्या मुराद है, जिस साल वो खर्चा हुआ पूरा उठा के आपने खर्चे में डाल दिया, तो फिर इसको अमोर्टाइज करने की इजाजत नहीं है। अगला सेक्शन शुरू करते हैं। ये क्या है, स्पेलिंग याद करने के लिए, लेबोराटोरी। ये लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी में कौन सी रिसर्च होगी, साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन की देता हेडिंग पढ़ ली है। लेबोरेटरी में कौन सी रिसर्च होगी, साइंटिफिक रिसर्च। सफेद सफेद कपड़े पहन के साइंसदान घूम रहे होंगे। ओके, अच्छा लेबोरेटरी की जो लैंड है ना उस पर ये सेक्शन नहीं लगेगा ना, लेबोरेटरी की बिल्डिंग पे ये सेक्शन लगेगा ना, लेबोरेटरी के अंदर पड़े हुए इक्विपमेंट्स पे ये सेक्शन लगेगा क्योंकि सेक्शन 22 है ना ऑलरेडी, ना लेबोरेटरी में पड़े हुए इंटेंजिबल्स के ऊपर ये सेक्शन लगेगा जो अब मैं पढ़ाने लगा हूं, क्योंकि इंटेंजिबल्स के लिए अलग सेक्शन अवेलेबल है। तो फिर बचेगा क्या, लेबोरेटरी में कौन से खर्चे हो रहे होंगे भाई, साइंसदानों की तनख्वाह 2-2, 3-3 लाख तो महीने का मांग लेते हैं। तो साइंसदानों की तनख्वाह एक बहुत बड़ा खर्चा है जो लेबोरेटरी के अंदर आपका एक्सपेंस होगा, और इसके अलावा और भी खर्चे हो रहे होंगे, बिजली के बिल, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सारे खर्चे। तो साइंटिफिक रिसर्च की मद में सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है, सिवाय लेबोरेटरी की लैंड, लेबोरेटरी की बिल्डिंग, उनके अंदर पड़े हुए कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर्स, उनके लिए अलग अलग सेक्शन है, उनको आप अलग अलग सेक्शन के मुताबिक डिप्रिशिएट कर लीजिएगा। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के किए गए सारे खर्चे आपको अलाउड हैं। पढ़ें जी, scientific research expenditure, a deduction will be allowed, oh जबरदस्त, a deduction will be allowed for scientific research in Pakistan wholly and exclusively for purpose of, अगर साइंसदानों को आप कमरे में इसलिए बिठा दें कि भाई मेरे घरेलू हालात बड़े परेशान हैं और मैं ये तो बताओ बेगम से रिकॉन्सिलिएशन कैसे करूं, बीआरएस कैसे बनाऊं, ये सारा रिकॉन्साइलिंग आइटम कौन कौन से डालूं, तो नहीं, तो ये तो फिर साइंटिफिक रिसर्च तो नहीं है ना, ये तो होम रिसर्च शुरू हो गई है। तो साइंटिफिक रिसर्च आनी चाहिए किसके लिए, बिजनेस के लिए। आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, आपका तजर्बा है, हदो मुस्कुरा रहे हो। इन दिस सेक्शन साइंटिफिक रिसर्च मी, अच्छा साइंटिफिक रिसर्च मींस एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन द फील्ड ऑफ नेचुरल और अप्लाइड साइंस, ये कोई साइंसेज होती होंगी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल ह्यूमन नॉलेज, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ये तो होगी किसकी डेफिनेशन, साइंटिफिक रिसर्च की। अगली डेफिनेशन किसकी है, अच्छा ये आपने थोड़ा गौर से पढ़नी है। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। समझे जरा, थोड़ा सा कोशिश करना एलैबोरेट करने की। दोबारा पढ़ते हैं, इसको अंडरलाइन को खत्म करें यार। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इन पाकिस्तान, यानी कि अगर बाहर के मुल्क में आप साइंटिफिक रिसर्च करेंगे तो वो खर्चा नॉट अलाउड होगा। इन पाकिस्तान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मतलब बताएं, इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें ये हो सकता है कि आप हो सकता है खुद लेबोरेटरी ना बनाएं, 2-3 लोग मिल के इंस्टीट्यूट बना लें, जैसे होंडा, टोयोटा और किया वाले मिल के बना लें साइंटिफिक रिसर्च के लिए लेबोरेटरी, के उड़ने वाली गाड़ियां कैसे बनानी है। तो अब ये जो मिल के इन्होंने लेबोरेटरी बनाई है इसको कहेंगे साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन वो फेडरल बोर्ड से अप्रूव कराना है आपने, तो फिर भी आपको खर्चे माइनस करने की इजाजत है। कॉन्ट्रीब्यूशन कब होती है, जब एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो, कंट्रीब्यूशन तो तभी होती है ना, वरना तो खुद ही बिल देना पड़ता है खाने का। इंक्लूडिंग एनी कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च इदारा, लेकिन एक बात इधर जरा मिला के पढ़ लें इदारे के लिए। साइंटिफिक रिसर्च इदारा मींस इदारा सर्टिफाइड बाय फेडरल बोर्ड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन पाकिस्तान, वो फिर आपने फेडरल बोर्ड से अप्रूव कराना है इदारा, तो फिर भी आपको साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा माइनस करने की इजाजत है। कोई नहीं भाई हैं आप हमारे, तो खुद रिसर्च कर लें या इदारा बना के कर लें, ऑल इज एक्सेप्टेबल। अच्छा भाई, अब ये मैं स्काई ब्लू सिग्नल दे रहा हूं, इन 3 चीजों पे ये सेक्शन नहीं लगता, मैं आपको बता भी दिए वैसे, इन 3 चीजों पे ये सेक्शन नहीं लगता। अगर आपने कोई डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा लैब में, यानी बिल्डिंग खरीदी है लेबोरेटरी की, तो उस पर यह सेक्शन नहीं लगेगा। अगर लेबोरेटरी के अंदर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आपने बाय किया है तो उसको सेक्शन 24 के मुताबिक अमोर्टाइज कर लें, बस इधर क्यों आपने आना है। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, बिल्डिंग लिख लें, बिल्डिंग ऑफ लेबोरेटरी, पता नहीं लिखते हुए आप लोग क्यों घबराते हैं।
बॉल पेन खत्म हो जाएगी। बिल्डिंग ऑफ लेबोरेटरी, ये भी ये सेक्शन डील नहीं करेगा, बल्कि मैं यहां लिख देता हूं सेक्शन 26 विल नॉट अप्लाई, इन पे सेक्शन 26 नहीं लगेगा। अच्छा, कुछ लोगों को ना ये बचपन से आदत पड़ती है जमीन खोदने की, बचपन में खेल रहे होते हैं तो आदत पड़ जाती है। अब ये बड़े होकर भी ना जमीन खोदते रहते हैं। ओ भाई की कर रहे हैं तू? कहते हैं इसके अंदर से कुदरती खजाने निकलेंगे, और लगा रहता है पूरा दिन, शाम को थक के वापस आ जाते हैं। तो लॉ मेकर कहते हैं ये कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर रहा, ये खुदाई.com है। तो ये खुदाई कर रहा है, ये साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। और कहे मैं साइंसदान बन गया, मैं सफेद कोट पहन के मैं रिसर्च कर रहा हूँ मट्टी के ऊपर, और मट्टी से मट्टी निकली जा रही है। तो लॉ मेकर को ये बात पसंद नहीं आई, कहते हैं ऐसी बातें ना किया करो सबके सामने, ये अच्छी बात नहीं है जो तुम कर रहे हो। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऊपर से मिला के पढ़ा करें, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड मिला के पढ़ेंगे। नहीं 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 नहीं, ये एफ अदर देन, ये खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है सेक्शन में। फॉर खर्चा एक्सपेंडिचर फॉर एसरटेनिंग, मालूम करना द एग्जिस्टेंस, मौजूद है भी या नहीं खजाना, है तो कहां है, और अगर है तो उसकी क्वालिटी क्या है। ये साइंटिफिक रिसर्च में फॉल नहीं करता। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 26 की। अच्छा, एक चीज सॉरी वो रह गई थी हमारी, एंड पे आए समरीज में। ये इंटेंजिबल्स जो सुबह सुबह हमने पढ़ा है, पेज 193 नई बुक्स में। इंटेंजिबल्स को कौन सा सेक्शन डील करता है? 24, सिर्फ नई बुक्स में है। ओके, ईयर ऑफ परचेज में आपने क्या करना है? अमोर्टाइज करना है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ 122 डिवाइडेड बाय 365। ईयर ऑफ डिस्पोजल में नो, 50% का फैक्टर नहीं है यहाँ, नो अमोर्टाइजेशन। मेथड कौन सा है? इग्नोर इनिशियल अलाउंस, नो कॉन्सेप्ट ऑफ, इंटेंजिबल्स में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं इनिशियल अलाउंस का। कैलकुलेशन ऑफ गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, 1 एक्सेप्शन है, 4 एक्सेप्शंस नहीं है, 1 एक्सेप्शन है। नीचे आए, 1 एक्सेप्शन एग्जांपल 7, हाँ लिख सकते हो एग्जांपल 7। पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट वाला बिक गया, तो नीचे पढ़े डिस्पोजल 1 एक्सेप्शन इंटेंजिबल्स, कोई भी एसेट where the intangible is not wholly used to derive income chargeable to tax, तो WDV equals to cost less amorti that would be allowed if intangible was wholly used। amortization जो माइनस करने की इजाजत होती अगर इंटेंजिबल सारा बिजनेस में यूज हो रहा होता। तो ये वही एग्जांपल 7। अच्छा, पिछली क्लास में ये रेफरेंसिंग कर ली थी आपने 3, 4 और 7 वाली, या मैं भूल गया था करवाना? ये कर ली थी 3, 4 और 7 वाली, लिख लिया मैं यहाँ पे, मेरा नहीं ख्याल लिखवाया था इधर 4 और 7, 4 और 7 लिख लें। वो डेप्रिसिएशन के सवाल बिल्डिंग वाले किए तो थे ही ना। अच्छा जी, वापस आ जाएं। सेक्शन 27 एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज। भाई ये एक फैक्ट्री के मालिक ने यहां रेजिडेंशियल क्वार्टर्स दिए हुए हैं। रेजिडेंशियल क्वार्टर्स क्या मतलब? जो एम्प्लॉयज हैं उनको फैक्ट्री के अंदर यानी दफ्तर के अंदर ही रिहाइश की सहूलत दी हुई है। फैक्ट्री के मालिक ने कहा, मुन्ने तू कहां जा रहा है? कहते हैं मैं मुन्ना नहीं, मैं सेल्स मैनेजर का बेटा हूं, आई एम सन ऑफ सेल्स मैनेजर। ओ भाई तुझे कोरोना हो जाएगा, अंदर आ जा फैक्ट्री के, कोरोना फ्री फैक्ट्री है हमारी, अंदर आ। तो शर्म नहीं आती? कहते मैंने स्कूल जाना होता है अंकल, मैंने इलाज कराना होता है, तो मुझे तो बाहर जाना पड़ेगा। तो उसने कहा चलो यार स्कूल भी फैक्ट्री के अंदर बना देते हैं और अस्पताल भी फैक्ट्री के अंदर बना देते हैं, और बता लेज लेने जाने चल दुकान भी अंदर बनाते हैं छोटी। तो अब मेरे भाई सवाल ये राइज होगा,
अच्छा, अब मेरे भाई सवाल ये राइज होगा यहाँ पे, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स को तो साइड पे करें ना, कि स्कूल और अस्पताल में जो खर्चे हो रहे हैं वो अलाउड है या नॉट अलाउड है? क्योंकि फैक्ट्री के अंदर तो हो सकता है एसी बन रहे हो या कोई भी काम हो रहा हो, तो स्कूल या कॉलेज के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं या हॉस्पिटल के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फैसिलिटीज दी हुई हैं, ये मैं फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ, ये दो क्या है? फैसिलिटीज। तो इसमें स्कूल की बिल्डिंग, जाहिर बात है ये सेक्शन डील नहीं करेगा इसको, क्योंकि बिल्डिंग के लिए तो अलग सेक्शन है एडिक्शन का, और स्कूल की कुर्सियों पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। और स्कूल की कुर्सियों को आप टच करके कहोगे सेक्शन 22 विल अप्लाई, फिर अस्पताल की बिल्डिंग को टच करोगे सेक्शन 22 विल अप्लाई, फिर अस्पताल की एक्सरे मशीन को टच करके देखोगे सेक्शन 22 विल अप्लाई, क्योंकि उन पे तो कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 22। लेकिन स्कूल में जाके टीचर को टच करोगे और उसकी तनख्वाह जो होगी उस पे सेक्शन 22 नहीं लगेगा, जैसे साइंसदानों की तनख्वाह पे। तो टीचर की तनख्वाह, इसी तरह जो है वो हॉस्पिटल में आ जाओ, डॉक्टरों और नर्सों की तनख्वाहें, इन सब पे भी सेक्शन नहीं लगेगा। सेक्शन लगेगा, सेक्शन ये वाला लगेगा। हाँ, हॉस्पिटल की बिल्डिंग और एक्सरे मशीन वगैरह पे नहीं लगेगा, उनके लिए अलग सेक्शन अवेलेबल है। हाँ, लेबोरेटरी में जो केमिकल्स वगैरह यूज हो रहे हैं ये तो मटेरियल है ना डे टू डे का, ये खर्चा अलाउड हो। पढ़े सेक्शन 28। एम्प्लॉय फैसिलिटीज पहले पढ़ लेते हैं, ट्रेनिंग बाद में। एम्प्लॉय फैसिलिटीज, अ बिजनेसमैन शैल बी अलाउड रिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर। यार ये क्या लिखा हुआ है? अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग, फर्नीचर, बला बला, इन पे ये सेक्शन नहीं लगता। अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और अस्पताल इन पाकिस्तान established for the benefit of employees and their बीवी बच्चे। ओके, ये तो पॉइंट ए में हो गया फैसिलिटीज। तो पॉइंट ए में हो गया फैसिलिटीज। अब बी और सी में ट्रेनिंग है। अच्छा, ट्रेनिंग कैसे एम्प्लॉय की करते हैं? ट्रेन में बिठा के। ट्रेनिंग के भाई दो तरीके हैं, एक तो आप खुद ट्रेनिंग कर दें, ट्रेनिंग स्कूल कोई अपने अंदर ही खोल के इधर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, या तो एम्प्लॉय की खुद ट्रेनिंग कर दें, और अगर एम्प्लॉय बाज नहीं आ रहा तो इसको किसी हुकूमत के इदारे में भेज दें, हुकूमत फिर इसको ट्रेन कर देगी। तो हुकूमत के बने हुए इदारों में ट्रेनिंग दिलवा दें या आप खुद ट्रेनिंग कर दें, ट्रेनिंग का खर्चा अलाउड है। पढ़ें जी, इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, फैक्ट्री के जो वर्कर्स के लिए अगर हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट ने कोई इदारा बनाया है वहां से ट्रेनिंग दिलवा दें। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय नहीं मान रहा तो फिर आप अपने दफ्तर में ट्रेनिंग दिलवा दें। ट्रेनिंग ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन कनेक्शन विद स्कीम अप्रूव्ड बाय फेडरल बोर्ड, या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अप्रूव करा लें, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अप्रूव करा के खुद ही ट्रेनिंग देने लग जाएं, इसकी भी इजाजत है। तो हुकूमत के इदारों में दिलवा दें ट्रेनिंग, फिर भी खर्चा अलाउड है, या फेडरल बोर्ड से कोई स्कीम अप्रूव करा के खुद ट्रेनिंग दे दें, ये भी अलाउड है। अच्छा भाई, बैड डेट डिडक्शन है या नहीं? इनिशियल ट्रेनिंग और रेगुलर ट्रेनिंग और सब अलाउड है, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, बैड डेट है। बैड डेट देखें, बैड डेट क्या कर रहा है? बैड डेट पूछ रहे हैं मैं डिडक्शन अलाउड हूं या नॉट, बताएं। बैड डेट क्या पूछ रहे हैं आपसे? मैं डिडक्शन अलाउड हूं या नहीं अलाउड। तो बैड डेट हजरात डिडक्शन अलाउ है अगर 4 शर्तें पूरी हो रही हो। सेल की एंट्री बताएं। नहीं, कैश डेबिट सेल रेट तो ना करें ना, फिर कैसे बैड होगा? नहीं नहीं, तो ये तो रोने वाली बात है। कैश डेबिट सेल रेट एंट्री ना बोले, वो तो फिर बैड कैसे होना है? तो सेल की एंट्री बताएं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और फिर अगली एंट्री बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। बैड डेट माइनस होने की 4 शराइतें। शर्त नंबर 1, 2, 3, 4। एक शर्त यह है कि पास्ट में इनकम में गया हो। सेल क्रेडिट डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, पास्ट में किसमें गया हो, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, पास्ट में किताब से मैं ढूंढवाऊंगा, किताब खुलनी होती है तो मैं आपकी आंखों के सामने खोल के रखता। तो बैड डेट माइनस होने की 4 शर्तें। पहली शर्त बताएं, पास्ट में इनकम में क्या हो। दूसरी शर्त, रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए कि बंदा पैसे लेके भाग जाएगा, रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। तीसरी शर्त, अकाउंटिंग वालों ने बैड डेट की जर्नल एंट्री कर दी हो, तो फिर टैक्स वाले कहेंगे चलो ठीक है अब हम इसको बैड डेट मान लेते हैं। अकाउंटिंग वालों ने बैड डेट की जर्नल एंट्री
कर दी हो। और चौथी शर्त यह है कि जितना अकाउंटिंग वालों ने बैड डेट में डाला है उससे ज्यादा टैक्स वाले बैड डेट माइनस नहीं करने देंगे। अगर अकाउंटिंग वालों ने कहा 50 रुपए बैड डेट है तो टैक्स वाले क्या कहेंगे, हाँ ठीक है 50 रुपए बैड डेट है, 52 नहीं है। ये तो लॉजिकल सी बात है। तो कितनी शराइतें बैड डेट माइनस करने के लिए, 4 शराइत। नंबर 1, पास्ट में इनकम में गया होगा, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। दूसरी शर्त, रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए कि बंदा अब नहीं पकड़ा जा सकता, क्या करें, कहां से निकालें उसे। और तीसरी शर्त, अकाउंटिंग वालों ने बैड डेट की जनरल एंट्री कर दी हो। और चौथी शर्त, हाँ उतना बैड डेट आप माइनस कर सकते हैं जितना अकाउंटिंग वालों ने अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया है। बैड डेट्स, अ बिजनेसमैन शैल बी अलाउड, ओह खीर होगी, शैल बी अलाउड a deduction for a bad debt in a tax year if the following शराइत are पूरी। पहली शर्त, the उधार was previously included in sale, इनकम से मुराद लिख लें सेल, उधार was previously included in sale, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। पॉइंट 2 नहीं पढ़ना। द उधार या पार्ट ऑफ उधार इज रिटन ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ पर्सन इन द टैक्स ईयर। इसका क्या मतलब है कि अकाउंटिंग वालों ने जर्नल एंट्री कर दी है, सोचा नहीं करने का, हैज बीन रिटन ऑफ, कर दी है। देर आर मुनासिब ग्राउंड, ये कजाफी भी तो एक ग्राउंड है, मुनासिब ग्राउंड, अच्छा अलग नाम है इसका। देर आर मुनासिब ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट डेट इज बुरा, इरिकवरेबल, नहीं मिल सकता। कितनी शराइत पूरी होगी, 4 नहीं, 4 तो नहीं, अगले सफे पे आए, एक तो छुड़वा दिया मैंने, अगले सफे पे आए। पॉइंट 2, द बैड डेट डिडक्शन फॉर अ टैक्स ईयर शैल नॉट बी ग्रेटर देन बैड डेट रिटर्न ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ पर्सन। मैक्सिमम कितना बैड डेट माइनस किया जा सकता है, जितना अकाउंट्स में बैड डेट आपने रिकॉर्ड कर दिया, जितना अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया उतना बैड डेट माइनस हो सकता है, उससे ज्यादा बैड डेट माइनस नहीं हो सकता। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ें। एग्जांपल 1, मेट्रो बुक्स, मेट्रो कैश एंड कैरी, जनरल स्टोर टाइप दुकान तो नहीं, बड़ा स्टोर है थोड़ा सा। मेट्रो कैश एंड कैरी, मेट्रो कैश एंड कैरी सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर। मेट्रो कैश एंड कैरी ने कस्टमर को चीजें, आप देख रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं, चलो करें। मेट्रो कैश एंड कैरी सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर, कस्टमर को चीजें बेची 10 रुपए की। एक कस्टमर आया, कहा बड़ी भूख लगी है, टॉफी दे दो टॉफी। उन्होंने कहा ठीक है, ये लो टॉफी, पैसे दे दूंगा यार, मैं भाग रहा हूँ, 10 रुपए लेके मैंने कहाँ भाग जाना है। ऑन क्रेडिट एंड लेटर ऑन द, बंदा भी नजर नहीं आया, टॉफी भी नजर नहीं आई, बाद में पता चला ये बंदा पैसे लेके भाग गया है। बोले टॉफी बेचते हुए हमने क्या एंट्री की होगी, डेटर डेबिट। और जब वो भाग गया पैसे लेके तो क्या एंट्री की होगी, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। कंक्लूजन, एज द डेट वाज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम, 10 रुपए सेल में गए हैं ना पास्ट में, मेट्रोज इनकम फ्रॉम बिजनेस, सो बैड डेट शेल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो बैड डेट खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। अगली मिसाल, मेट्रो बुक्स, एग्जांपल 2। एक एम्प्लॉय आया मेट्रो कैश एंड कैरी के पास, यार मेरी शादी है। तो मेट्रो वालों ने कहा ठीक है जा करा, हम क्या मतलब, जा करा। तो उन्होंने कहा उधार दे दें, चल 6 रुपए हमारी तरफ से, ये ले। मेट्रो कैश एंड कैरी प्रोवाइडेड लोन ऑफ 6 रुपए टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय, ये लो 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का अलग। और उस दिन के बाद एम्प्लॉय नजर नहीं आया, उसने कहा तो 6 रुपए मुफ्त में मिल गए, भागो इधर से। एम्प्लॉय रन अवे विद द मनी, आपने बंदा भिजवाया वो तेज भाग के चला गया। तो लेटर ऑन एम्प्लॉय रन अवे विद द मनी। बताएं क्या एंट्री होगी उधार देने की, उधार देने की एंट्री बता दें, खुदा के लिए बड़े हो गए हैं, उधार देने की एंट्री बता दें। कैश कैसे, लोन रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, क्लियर। अच्छा हम देख रहे थे उसे भाग रहे, जैसे ही आंखों से ओझल हुआ क्या एंट्री करें हम, बैड डेट करा दे यार, ठीक है चलो लॉस कह दो, लॉस डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट। हाँ लेकिन फिलहाल अकाउंटिंग के टीचर तो ये एंट्री करवा देंगे, कोई हर्ज नहीं इस एंट्री में। अकाउंटिंग के टीचर के कंधे पे हम थपकी देंगे जब वो ये एंट्री कराएंगे, दोनों एंट्रीज बिल्कुल सही कराएंगे। लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, बैड डेट डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट। अब ये जरा 4 शराइत इस पे मैं लगाता हूं। अकाउंटिंग के बुक्स में राइट ऑफ हो गया 6 रुपए, जी बिल्कुल, ये अभी मैंने एंट्री की, अकाउंटिंग के टीचर ने एंट्री करके दिया आपको। अच्छा रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं, हाँ जी, रन अवे विद द मनी। अकाउंटिंग की बुक्स में 6 रुपए रिकॉर्ड हुआ तो टैक्स वाले भी मैक्सिमम
₹6 रिकॉर्ड करने देंगे। लेकिन यार इस ट्रांजैक्शन की नेचर ऐसी है कि पास में इनकम में नहीं गया। नेचर समझे ना ट्रांजैक्शन की। अब मैं क्या क्या करूं, पास में इनकम में नहीं गया कुछ, देखें जरा क्या गया इसमें से पास्ट में इनकम में। अब कुछ भी नहीं गया पास में इनकम में, तो ट्रांजैक्शन की नेचर ही ऐसी है, पास में इनकम में नहीं गया कुछ। और जाना भी नहीं था, तुक भी कोई नहीं बनती थी। तुक पता क्या होती है? तुक तो कोई तुक भी नहीं बनती थी। जवाब लॉजिक, तो लॉजिक भी नहीं बनती थी कि पास में इनकम में कुछ गया हो। तो भाई ये डिसअलाउ हो जाएगा हजरात। अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि ₹6 नॉट अलाउड है। एज द डेट, मस्जिद में ये क्यों कहते हैं कोई बच्चा इधर उधर हो मिल जाए तो जिन का बच्चा गुमा था, जिन का तो नहीं होता ना। एज द डेट वॉज नॉट प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम, क्योंकि उधार पास्ट में इनकम में नहीं गया था। सो बैड डेट शेल नॉट, बैड डेट शेल नॉट बी अलाउड एज रिडक्शन। घर में भी इस तरह किया करें, कोई मसला नहीं। घर में बेटा क्या हो गया, मिस ये हो गया, तो क्या कहती हैं मॉम? अच्छा पता नहीं। पढ़ें जी एग्जाम्पल 3, बुक्स ऑफ बैंक। एग्जाम्पल 3 पढ़ें, बुक्स ऑफ बैंक। बुक्स ऑफ बैंक मेरे भाई क्या सिनेरियो है, ये आपने जरा गौर से समझना है। एमसीबी प्रोवाइडेड लोन टू वन ऑफ इट्स कस्टमर ऑफ ₹6। कोई बंदा एमसीबी में गया और एमसीबी से लोन मांगा ₹6, एंड लेटर ऑन द डेट वाज प्रूव्ड टू बी बैड। बोले जी एमसीबी ने क्या एंट्री की होगी? लोन रिसीवेबल डेबिट, बाद में एम्प्लॉय भाग गया, एम्प्लॉय नहीं माजरत कस्टमर उनका, बैड डेट डेबिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन मोहतरम इधर ये बड़ी कॉमन चीज है, क्योंकि बैंक का काम ही लोगों को उधार देना है। इधर ये कॉमन चीज है, बैंक का काम ही लोगों को उधार देना है। मैंने माना कि पास्ट में इनकम में स्टिल कुछ नहीं गया, लेकिन स्टिल ये बैड डेट अलाउ हो जाएगा, क्योंकि इदारे का नाम है बैंक और उसका काम ही लोगों को लोन देना है। मेट्रो का काम लोगों को लोन देना नहीं था, इसलिए बैंक की बुक्स में ये बैड डेट माइनस करने की इजाजत है। और बैंक के लिए ये डेली का काम है बैड डेट्स हो जाना, लोग उनके उधार वापस नहीं करते। ये प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट को लेके भाग गया। Conclusion, although the debt is not previously included in income from business, but still allowed as deduction because the loan provider is a फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसका कारोबार ही है लोगों को क्या देना, कर्जे देना। तो अगर कोई कर्जा लेके भाग जाए तो वो कहेगा ओ यार होता रहता है, लेकिन मेट्रो वाले एम्प्लॉइज को लोन देना इनका कारोबार नहीं है। ये पढ़ लें, वो जो रह गया था हमारा पॉइंट। पढ़े पढ़े पढ़े, दिमाग पे छपता जा रहा है, पढ़े 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 पढ़े। ये जिसको मैं ग्रीन सिग्नल देने लगा हूं, द डेट वॉज फॉर अ मनी लेंट बाय बैंक। उधार कौन सा है? जो बैंक ने उधार दिया था वो वाला उधार है, लेंट बाय बैंक। इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, हाँ बैंक ने उधार देके बिजनेस इनकम कमानी होती है ना। बिजनेस इनकम बैंक के लिए क्या होती है? इंटरेस्ट। तो बैंक के लिए उधार देने का मकसद क्या था? इंटरेस्ट कमाना। तो द डेट वॉज फॉर अ मनी लेंट बाय बैंक। और बैंक उधार क्यों देता है? देखें मेट्रो इसलिए उधार नहीं देता कि वो बिजनेस इनकम कमाए। उसको अगर इंटरेस्ट मिल भी जाए ना तो वो अदर इनकम में डालता है। मेट्रो अगर एम्प्लॉय से इंटरेस्ट ले भी ले तो वो अदर इनकम में अपने डालते हैं, क्योंकि बैंक मेट्रो का कारोबार नहीं है एम्प्लॉयज को लोन देना, लेकिन इसका कारोबार है कस्टमर्स को लोन देना। इसलिए अगर इधर कोई बैड हो भी जाए तो खैर है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, काफी हो गया, बस अब न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करें। आप अपने रजिस्टर पे नोट कर लें एक न्यूमेरिकल, कल उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अकाउंटिंग के सर ने क्लास में ये प्रॉफिट एंड लॉस बनवाया। एंड पे टाइम दे दूंगा आपको नोट करने का। अकाउंटिंग के टीचर ने क्लास में ये प्रॉफिट एंड लॉस बनवाया। सेल 200 लेस कॉस्ट ऑफ सेल 20, ग्रॉस प्रॉफिट 180। इसके बाद अकाउंटिंग के सर ने डेप्रिसिएशन, इंट्रो की क्लास वाले टीचर जहन में ले आए। इसके बाद अकाउंटिंग के सर ने डेप्रिसिएशन माइनस करवाई। अच्छा, अकाउंटिंग के सर ने डेप्रिसिएशन माइनस करवाते हुए ये कहा होगा ना
बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15, और ये WDB मेथड लगेगा, और इनिशियल अलाउंस आ गया तो वो भी लगाना है। क्या अकाउंटिंग के टीचर ने कोई ऐसी बातें की होंगी? नहीं की होंगी। तो शायद ये डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन वाली हो, शायद बिल्डिंग को भी अकाउंटिंग वाले स्ट्रेट लाइन पर डेप्रिशिएट करते हैं, शायद ये डेप्रिसिएशन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड वाली हो, शायद ये डेप्रिसिएशन WDB वाली हो, शायद ये डेप्रिसिएशन सम ऑफ रियर डिजिट वाली मेथड वाली हो। लेकिन और अगर हुई भी तो 50% फैक्टर वाली नहीं होगी। ये डेप्रिसिएशन जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स बेस पे पोर्शन हुई होगी। तो बहुत सी चीजें अकाउंटिंग वाले सर डिफरेंट करते हैं टैक्स की क्लास से, इसलिए हम इसको कह सकते हैं किन रूल्स वाली डेप्रिसिएशन? अकाउंटिंग रूल्स वाली डेप्रिसिएशन। तो दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। बोले अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। इस पे टैक्स वालों को इख्तलाफ होगा और वो कहेंगे हम इस डेप्रिसिएशन को नहीं मानते, हम इस डेप्रिसिएशन को नहीं मानते। और फर्ज करें ये डेप्रिसिएशन है 10 रुपए। अच्छा जी, इसके बाद हो सकता है कोई फिक्स्ड एसेट बेचा हो, फिक्स्ड एसेट बेचने पे लॉस आया हो, अकाउंटिंग के सर ने कहा हो लॉस आ गया है सेल ऑफ फर्नीचर पे, लॉस आ गया है सेल ऑफ फर्नीचर पे। ये किन रूल्स के मुताबिक लॉस आया होगा? इसमें WDB वही अकाउंटिंग के सर ने अपनी वाली यूज की होगी। तो ये किन रूल्स के मुताबिक लॉस आया होगा? अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। फर्ज करें ये लॉस आया 15 का, ये लॉस आया 15 का। इसके बाद अकाउंटिंग के सर ने सैलरीज की एंट्री करवाई होगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट में भी 14 से। इसके बाद अकाउंटिंग के सर ने एंट्री करवाई होगी पेनल्टी टू गवर्नमेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। आपके हाथ थर थर कांप रहे होंगे, आप कह रहे होंगे सर खुदा के लिए पेनल्टी माइनस ना करें, नॉट अलाउड है। सर कहेंगे पकड़ो इसको क्लास से ले जाओ बाहर, इसका इलाज करवाओ। ये कैप 6 में नहीं बैठा हुआ, कैप 1 में बैठा हुआ है। कैप 1 में तो एंट्री करने की इजाजत है, पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। चेक करो इसको, कभी कभी क्या हो जाता है। सुन रहे हो? समझ भी आ रही है? ओके। एड अदर इनकम। अदर इनकम के अंदर भी कुछ चीजें अकाउंटिंग के सर ने डलवाई होंगी। मे बी गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आया हो 8 रुपए का, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आया हो 8 रुपए का, ये भी अकाउंटिंग के सर ने। गेन ऑन सेल ऑफ बोलो फर्नीचर। लेकिन ये किन रूल्स वाला गेन होगा? अकाउंटिंग रूल्स वाला गेन होगा, जो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक निकला होगा। तो फर्ज करें ये 8 रुपया गेन आ गया, लेकिन टैक्स वालों को इस गेन पे क्या होगा? एतराज होगा, क्योंकि वो क्या कहेंगे हम इस गेन को नहीं मानते, हम इस दस्तूर को नहीं मानते। तो मुझे बता दें प्रॉफिट कितना है? कैलकुलेटर पकड़े, साथ वाले का कैलकुलेटर पकड़े, कल तक निकाल दें। ठीक है सर। नेट प्रॉफिट बोले 143। ये जो नेट प्रॉफिट है ये किन रूल्स के मुताबिक निकला है? अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक निकला है। अच्छा जी, अब आप मुझे आगे बता दें अदर इंफॉर्मेशन। क्या इतने से डेटे से आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं इसका? क्या इतने से डेटे से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं इसका? इस पे टैक्स वालों को क्या एतराज होगा? अबे ये कहां से आ गया रे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ये तुमने कैसे निकाली? हमने कहा जी स्ट्रेट, और चलो भागो स्ट्रेट लाइन से लगाए बंदा दो तुम्हें। अबे ये क्या है जी? जो लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कौन से वाला? वो WDB में डिडक्शंस नॉट अलाउड ऐड। नहीं जी, हमने तो डिस्पोजल अकाउंट बना के पागल हो गया तुम लोग, क्या कर रहे हो? और गाड़ी कोई महंगी वाली बेची होती तो अकाउंटिंग के टीचर ने तो 30 लाख 40 लाख वाली कोई डेप्रिशिएट करना था। तो इसलिए वो सवाल बार बार पूछेंगे भाई ये क्या हो रहा है। मुझे पता है आपने IAS 12 पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन क्या है मेरे भाई? अदर इन्फॉर्मेशन में आप कुछ ना कुछ भाई डेटा गिवन होना चाहिए। मुझे बताएं अदर इन्फॉर्मेशन में क्या डेटा गिवन होना चाहिए? आपकी उम्र गिवन होनी चाहिए, क्या क्या गिवन होनी चाहिए? कॉस्ट वगैरह का डेटा, डेप्सिन रेट्स वगैरह टैक्स वालों के। लेकिन अभी जरा सवाल को हम सादा करते हैं, तिल वाला बाद में करेंगे। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन गिवन होगी, निकाल के दे देगा खुद ही के। टैक्स वालों के मुताबिक अगर एसेट्स को डेप्रिशिएट किया जाता, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15, तो 7 रुपए डेप्रिशिएट होता। तो ये वाली फिगर सवाल में गिवन होंगी ताकि हम टैक्स कैलकुलेट कर सकें। अभी सवाल हमारा चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। इसके बिल मुकाबिल भी कोई चीज है दी होनी चाहिए। कौन सा वाला गेन लॉस? टैक्स वालों वाला गेन लॉस। जो कैसे निकला होगा? कंसिडरेशन माइनस WDB करके या डिस्पोजल अकाउंट बना के।
कंसिडरेशन माइनस WDV करके। तो टैक्स वालों का गेन लॉस, फर्ज करें टैक्स वालों का लॉस आया है ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन एंड डेट इज 18 रुपए। टैक्स वाले कहते हैं जी हमारे मुताबिक लॉस आ रहा है 18 रुपए, लेकिन अकाउंटिंग वाले कहते हैं हमारे मुताबिक लॉस आ रहा है 15 रुपए। इसके बाद मशीन बेचने पे, सॉरी फर्नीचर, ओह फर्नीचर सेम हो गया यार, ये मैंने डिफरेंट करना था, इसको मशीन लिखना था, मैंने इसको मशीन लिखना था, उधर भी मशीन लिख दिया, मैकिन सही हो गया। अच्छा टैक्स वालों के मुताबिक एसेट बेचने पे क्या आया होगा, शायद गेन आया हो। कौन सा एसेट, फर्नीचर। टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर मे बी 6 रुपीज। अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कितने लोग समझ रहे थे कि सोल्यूशन शुरू हो गया है। अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है टैक्स भी हो सकती है, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इसको कल हम सॉल्व करेंगे। कितने लोग इसे ट्राई करके आएंगे। इसमें शायद कुछ चीजें उल्टानी पड़ेंगी और कुछ चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, लेकिन पता नहीं क्या होगा, वो कल सीखना शुरू करेंगे हम कि चीजों को कैसे टेकअप करना है। तो मुझे बता दें किन चीजों पे अकाउंटिंग वालों ने फिगर्स लिख दी थी लेकिन टैक्स वालों का एतराज था। डेप्रिसिएशंस पे एतराज था, गेन लॉस पे एतराज था, शायद टैक्स वाले मेरे ख्याल से इस पे भी एतराज करेंगे कि ये खर्चा क्यों माइनस किया। माइनस तो कर दिया ना अकाउंटिंग के टीचर ने। तो कल इंशाल्लाह यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो नोट कर लें, तस्वीर खींचेंगे, मुझे भी साइड पर लेने दें, खींच लें। ठीक है जी, पॉज करके नोट कर लें, आप बंद करें।